डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने करस्पॉन्डेंस यूनिट एसपी की शुरू की थी। उसके अंदर हमने करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, कंपनी का सेक्रेटरी बनकर हमने मेंबर के साथ अलग अलग मुद्दे लेकर बातचीत भी की। उसमें पहला मुद्दा था शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में देने के लिए कंपनी सेक्रेटरी किसी शेयर होल्डर को एक लेटर भेज रहा है कि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ओके, अब इसमें प्रीवियस सेशन में जब मैंने सेशन कंप्लीट किया तो बहुत सारे बच्चों का एक ड्रॉबैक मिला कि सर हमको समझा तो सही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आया सर कि यहाँ पे रेफरेंस क्या था वो समझा ही नहीं, रेफरेंस में लिखे क्या वो समझा नहीं, ये 1 2 3 4 क्या था सर हमको समझा नहीं। तो इसके ऊपर 2 मिनट में आपके ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, अब ये मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनियां आजकल जो है ना, नए एक्ट के अंदर कंपनी को बाउंडेशन नहीं है कि फिजिकल फॉर्मेट में आपको शेयर सर्टिफिकेट दे। जब कोई शेयर होल्डर जिसको किसी शेयर होल्डर को शेयर मंजूर होते हैं तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आपको शेयर सर्टिफिकेट दे सकती है, और उसी को बोलते हैं डीमेट फॉर्म। क्या बोलोगे उसको? डीमेट फॉर्म। क्या बोलोगे? अब फिजिकल फॉर्मेट में अगर शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो शेयर होल्डर को पहले एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे रेफरेंस बन जाता है कि हम आपसे आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं। रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट जो लेकर हम सामने वाले को रिप्लाई करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर मेरे पास कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं सामने वाले को रिप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। समझा आपको क्लियर? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किसी रेफरेंस के तौर पे होता है। तो यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी तुमको उस शेयर को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, साहिल चिनानी को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई वो? तो भैया आपने मुझे मैसेज लेटर भेजा हुआ है एप्लीकेशन, उसके रिप्लाई में ही मैं आपको ये वाला लेटर भेज रहा हूँ बताने के लिए कि आपका शेयर सर्टिफिकेट 10 या 15 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। अब कल जो हमने पिक्चर देखी उन सब में बेसिक टर्म्स हमने पढ़े, वो सब में कॉमन रहेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बात बताऊं। देखो, अब यहाँ पे तुम लोग इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर डेटेड ऑन लिख सकते हो यहाँ पे। यानी आपको मैंने यहाँ बताया था ना 2023 करो, क्या करो? तो 1 जून 2023 को आपको ये आया है, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ये 5-6 दिन पहले का एप्लीकेशन आप रिसीव कर सकते हो। यानी सामने वाली की एप्लीकेशन कब आई हमारे पास, उसकी डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पिक्चर बननी चाहिए और वो डेट पहले की होनी चाहिए, लेटर डेट की। पूछो क्यों? अरे पहले उसकी एप्लीकेशन रिसीव होगी तभी तो हम उसको लेटर भेजेंगे ना रिप्लाई में। समझा आपको क्लियर? तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 जून लिखा है ना आपने, यहाँ लिखो 15 मई चलेगा, 16 मई, लेकिन 1 जून के पहले का होना चाहिए। तो ये आप पिक्चर अपने मन से पूरी स्क्रिप्ट कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। डेट का सीक्वेंस जो है वो लॉजिकली पिक्चर बनना चाहिए, उस हिसाब से रखना, बस इतना रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं हमारे नया मुद्दा आज, और वो है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, यानी मेंबर के साथ ही आज कंपनी का सेक्रेटरी बन के हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसके अंदर हम लोग लेने वाले इंटीरियम डिविडेंड देने के लिए करस्पॉन्डेंस। यानी आज कंपनी का सेक्रेटरी बनकर जब कंपनी अपना इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी का सेक्रेटरी उनको लेटर भेजता है कि इनको शेयरहोल्डर्स को ये बताने के लिए कि आपको इंटीरियम डिविडेंड दिया जाता है। अब सबसे पहले इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है ये आपको पता है? तो जो डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है, यानी साल के बीच में जब डिविडेंड देती है, अगर डायरेक्टर फुल कॉन्फिडेंट होते हैं, डायरेक्टर को ओचंडीपंदी करनी है, कुछ मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना है, तो इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ये इंटीरियम डिविडेंड रिस्की है। पूछो क्यों? क्योंकि ओवरऑल लॉस हुआ तो डायरेक्टर को अपनी जेब से वापस कंपनी को पैसा भर के देना पड़ता है। ओके, और फाइनल डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, इंटीरियम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये बोर्ड मीटिंग में ही इंटीरियम डिविडेंड तय हो जाता है। तो आज हम सेकंड मुद्दा जो लेने वाले हैं वो है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू, नहीं एक मिनट, ये वाला मुद्दा है। हाँ, राइट अ लेटर टू मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। जनरली डिविडेंड जो है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू देते हैं, लेकिन मैंने आपको डिविडेंड देने के मोड सिखाए हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी चलता है ना। मैंडेट फॉर्म भरा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आते, याद है आपको?
मैंडेट फॉर्म पढ़ाया था आपको मैंने कि जब कोई शेयर होल्डर मैंडेट फॉर्म भर देता है कंपनी को तो डायरेक्ट कंपनी डिविडेंड का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, बैंक अकाउंट में, और नहीं तो वैसे डिविडेंड वारंट के थ्रू आता है। यहाँ पे डिविडेंड वारंट के थ्रू नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली बुलाए तो इलेक्ट्रॉनिकली देंगे, यानी आप पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा किसके, उस शेयर होल्डर के। तो उस संबंधित कंपनी का सेक्रेटरी बन के आज शेयर होल्डर से बातचीत करनी है। शुरू करें। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, ऊपर का फॉर्मेट सब सेम है, लेकिन नीचे जो मैटर बनाओगे उसमें डेट ऑफ सीक्वेंस और क्या क्या डालोगे उसका मैं आपको लॉजिकली पूरा एजेंडा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, यानी स्क्रिप्ट दे रहा हूं, उसके बेसिस पर आप मैटर पूरा बना के आना खुद से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पहले ऊपर का सिनेरियो जो कॉमन है वो पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं, ये सब कॉमन रहेगा जो मैंने कल आपके ऊपर लंबा खासा सेशन फर्स्ट में इसका काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है हमारा, तो मैं डबल इसके ऊपर करूंगा नहीं, फास्ट में इसको निकालता हूं यहां से। सबसे पहले ऊपर चाहिए डेट, कंपनी का नाम। अब कंपनी के नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड, यहाँ सिर्फ लिमिटेड, यहाँ पीवीटी एलटीडी चाहिए। क्यों चाहिए बता दिया हूं फर्स्ट सेशन में। रजिस्टर ऑफिस कोई भी लिखो, सिटी सिर्फ मेट्रो लेना, क्योंकि मोस्टली कंपनी अपना हेड ऑफिस जो है वो मेट्रो ही प्रेफर करती है, मेट्रो सिटी। और मैंने आपको बताया करस्पॉन्डेंस कहीं से भी हो, एड्रेस आपको एड्रेस क्लॉज जो लिखा हुआ है वही डालनी पड़ती है। मैंने आपको याद करो जब मेमोरेंडम पढ़ा था तो एड्रेस क्लॉज में बताया था आपको। ओके, फिर सिन नंबर 21 संख्या का होना चाहिए, पहला संख्या एल या यू होना चाहिए। ओके, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चे लोग। पहला संख्या एल या यू होना चाहिए, लिस्टेड अनलिस्टेड। 5 डिजिट का इंडस्ट्री कोड, यानी बिजनेस एरिया, बिजनेस कौन सी है, एमसीए ने हर एक बिजनेस लाइन के लिए कोडिंग बनाई हुई है। 5 संख्या वो कोई भी 1 2 3 पर डाल देना। स्टेट कोड, हाँ स्टेट कोड में यूपी एमपी कहाँ रजिस्ट्री कर रहे हो कंपनी की वहां पे। हाँ, अब ये स्टेट कोड से आपका सिटी मैच होना चाहिए बस। उसके बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी भी करो, 2021 में रखो, 20 में रखो, लेकिन ये जो डेट है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लेटर डेट के पहले की होनी चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा लेटर भेजो 2023 में और इनकॉर्पोरेट कर रहे हो 2024 में, तो ऐसा होता क्या। ये कॉमन सेंस है, पिक्चर बननी चाहिए बस, मुद्दा ये है। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है पब्लिक है, वो आप ऊपर जो कंपनी लिमिटेड पीवीटी एलटी लिखोगे ना उससे ये मेल मिलाप कहाँ चाहिए, पीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए पीवीटी, पब्लिक के लिए पीएलसी और ओपीसी 1% कंपनी के लिए ओपीसी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये अपने मन से 6 संख्या लिख के आना, ये सबका अलग ही होता है, ठीक है। जो मन से लिखने वाली बातें हैं कुछ से मैच नहीं करना है, क्या करना है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है पहले भी। फिर उसके नीचे अगर बात करूं मैं राइट साइड में वेबसाइट में www कहना चाहिए, और कंपनी का जो नाम बना रहे हो वही चिपका दो इधर, चलता शॉर्टकट ली लॉन्ग कट ली, और .com या .in चाहिए, डोमेन एड्रेस चाहिए होती है। फिर ईमेल, अब ईमेल में कुछ भी लिखो, नाम जो लिखा है ऊपर मैच करने का वो लिखना, @gmail या याहू या रेडिफ चाहिए। उसके बाद डेट, हाँ अब यहाँ पे डेट ऑफ सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान दो समझो इसको। ये डेट के ऊपर आता हूँ मैं, ये लेटर डेट है आज की, यानी किस दिन पे कंपनी का सेक्रेटरी बन के शेयरहोल्डर को लेटर भेज रहे हो उसकी डेट है। फिर उसी के जहाँ वेबसाइट लिखी उसी के लेफ्ट साइड में फोन नंबर कोई भी लिखो, पहले वो एसटीडी नंबर आता है उसका, सिटी का नंबर, और उसके बाद 7 संख्या का फोन नंबर चाहिए, कोई भी लिखो मन से, 2424242434 चलेगा, मन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्स नंबर सेम लिख के आना। फैक्स मशीन कैसे होती है आपको देखना है बच्चे लोग। इमेजेस ऑफ फैक्स मशीन, ये देखिए ऐसी होती है, ये मोबाइल कनेक्ट होती है फैक्स से, बस यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला खुद ही प्रिंट होके आता है, यानी एक ऑफिस से आप प्रिंट निकालोगे, वहां से वो घूम के स्कैन होके आएगा, यहाँ से घूम के स्कैन अंदर जाएगा और अपने आप आपको लिखा हुआ रहेगा, इस मैटर लिख के आएगा। इसको बोलते हैं फैक्स मशीन। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो फैक्स मशीन क्या होगा तुमने समझा, जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा लेटर आप उसको भेज सकते हो। तो फैक्स नंबर भी मोबाइल नंबर सेम, सॉरी फोन नंबर फैक्स नंबर सेम होता है, देखा नहीं कि मोबाइल से कनेक्ट है, देखो ना, अरे भाई फैक्स का इमेज देखो ना आप, ये क्या मोबाइल से कनेक्ट है, दिखा आपको, ये मोबाइल है, फोन है, और यहाँ पे फैक्स है, दोनों एक ही होती है। तो फैक्स नंबर लिख के आना, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास फैक्स भी होता है, फैक्स मशीन भी होती है, अपने जैसे लोगों के पास नहीं होती है, टेंशन मतलब। हाँ, उसके बाद रेफरेंस, हाँ अब यहाँ पे जैसे कि अब डिविडेंड वारंट भेज रहे हैं सामने वाले को, नहीं डिविडेंड भेज रहे, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसकी क्लाइंट आईडी नंबर चाहिए,
अब सर ये क्या है, देखो ध्यान दो, समझना पड़ेगा उसको। देखो आजकल कंपनी शेयर जो ले रहे हैं वो डीमेट फॉर्म में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो डीमेट फॉर्म में डायरेक्ट कंपनियों के पास नहीं आते, वो आते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। और डिपॉजिटरी सिस्टम हर एक कस्टमर का अपने शेयर होल्डर का एक क्लाइंट आईडी बनाती है, वो क्लाइंट आईडी नंबर के रेफरेंस पे हम देते हैं। यानी इन शॉर्ट सिंपल बात कहूं तो कंपनी के पास डायरेक्ट शेयर होल्डर डायरेक्ट नहीं आते हैं, आजकल क्लाइंट आईडी के थ्रू आते हैं। कंपनी के पास डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू आते हैं। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल उसका कस्टमर की क्लाइंट आईडी बनाती है, वो आईडी कंपनी के इश्यूअर कंपनी को फॉरवर्ड करती है। कौन सी इश्यूअर कंपनी? जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, और फिर वो डिविडेंड उनके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे वो क्लाइंट आईडी नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी के लिए हमने यूज किया आईडी वर्ड, और ये नंबर कहाँ से आया? 1 2 3 4 मंथ लिख दो, और ये ईयर, कौन से ईयर में हम लेटर लिख रहे हैं? 2023 में, तो यहाँ पे 2023 लिखना, खत्म। तो यहाँ पे रेफरेंस बनेगा क्लाइंट आईडी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब यहाँ पे मैटर लिखने के पहले उसके नीचे ही शेयर होल्डर का नाम, लेफ्ट साइड में उसी के नीचे शेयर होल्डर का नाम। शेयर होल्डर का नाम कहाँ से लाया? मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वाला आपको सिर्फ एक लाइन ये लिख के देगा बस, लेटर लिखो मेंबर को फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे शेयर होल्डर का नाम मनीष पंजवानी लिखा मन से मैंने अपने, और उसकी एड्रेस कोई भी मन से लिखो चलता। मैंने लिखा 2001 अमन का प्लॉट LBS रोड पुणे, तो मैं लिखो मन से। उसी के नीचे आप लिखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सेंटर में चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, लेकिन नीचे एड्रेस खत्म होने के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो चलेगा। अब एड्रेस सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपने पूरा कॉपी पेस्ट भी कर लिया तो भी चल जाता है। ये राइट लेटर हटके, लेटर टू मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम इलेक्ट्रॉनिकली, यही उठा के तुमने लिख भी दिया सब्जेक्ट, कोई मैटर नहीं करता, चलता है। ओके, क्लियर? अब यहां तक देखो, अभी हमने लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ECS बोलते हैं, या डायरेक्ट क्रेडिट या NEFT के थ्रू। अब ECS, NEFT, RTGS, ये 3 मोड होते हैं। 10,000 के नीचे की अमाउंट है तो ECS होता है, 10,000 से 1 लाख तक के NEFT, और 1 लाख से ऊपर गए तो RTGS बोलते हैं। ये मैंने आपको बैंकिंग कंसेप्ट में समझाया हुआ है। अब सर इतना यहाँ वहाँ याद नहीं आया तो क्या करेंगे? अरे कुछ मत लिख के आओ, टेंशन क्यों लिख के आते हैं? हट मत लिख के आओ, तो टेंशन नहीं लेना। इस चिल्लर चीजें के लिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन का लेना स्टोरी बननी चाहिए बस। समझा मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब तुमने मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा ऑटा की कॉपी भी कर दिया, वही क्वेश्चन सब्जेक्ट में लेटर हटा के ये, तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना दिमाग को तान देने का नहीं। अब इस मुद्दे, अब आप आते हैं रिस्पेक्टेड सर, यहां से नीचे उसके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में रिस्पेक्टेड सर, यहां से मैटर बनाना। अब यहां पे जो मैटर बन रहा है उसमें क्या क्या कंटेंट फुलफिल चाहिए ये वाले मैटर में, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके के बेसिक्स है। एक बेसिक जो यूनिवर्सल रहेगा, ये वाला जो सबका कॉमन था। अब जो ये बेसिक दे रहा हूं मैं आपको रेफरेंस, इसमें आपको कंसेप्ट जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग रहेगा। तो अब इसमें आपको सेकेंड लेटर में क्या क्या लिखना है उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, देखो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस जो है वो क्लाइंट आईडी नंबर है, ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है बस बातें। उसके बाद यहाँ पे डेट सीक्वेंस, पिक्चर में डेट बना चाहिए। तो पहला डेट बोर्ड मीटिंग की चाहिए, क्या चाहिए? पहली डेट चाहिए बोर्ड मीटिंग की। समझ पा रहे हो? पूछो क्यों? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे इंटरिम डिविडेंड तो कंपनी के सेक्रेटरी को भरना कहेगा क्या? हाँ लेटर भेज दो। पहले लेटर कंपनी का सेक्रेटरी कब भेजेगा बताओ? ऑब्वियसली जब बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग नहीं होंगी तो बताओ इंटरिम डिविडेंड देने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ। अब अगर ये फाइनल डिविडेंड होता था तो यहाँ पे हम एक और डेट लाते थे, वो होता था एनुअल जनरल मीटिंग डेट। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट AGM। तो रिकमेंडेशन तो BOD मीटिंग में होगा, लेकिन अप्रूव जो होता है वो बोर्ड शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है। तो वहां पे आपको फिर शेयर होल्डर की मीटिंग भी रखनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर बनाते वक्त तुमको लॉ के कुछ प्रोविजंस फॉलो करने हैं, और वो प्रोविजन पे तुमको सिलेक्ट नहीं पढ़ना है रे। वो जो SP के 3 चैप्टर छोड़ के तुमने पढ़ा ना पीछे, वो पूरा यहाँ पे आउटकम का नॉलेज है।
यानी आपको लेटर लिखते हुआ वो एसपी के जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, 3 चैप्टर छोड़ के 12 में से 9 चैप्टर जो पढ़े आपने, वो पूरा बेसिक यहाँ पे काम में आएगा आपको। इसलिए सबसे लास्ट में आपको लेटर्स पढ़ाए जाते हैं। अब पता नहीं ड्राफ्टर ने बीच में क्या को दिए, तुम बताओ, जब सबका नॉलेज मिक्स करके लेटर देने हैं तो आखिरी में तो ना, बट बीच में दिया है, लेकिन मैं तुमको बीच में पढ़ाया क्या? नहीं। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करना, उसके बाद लेटर डेट, उसके बाद पेमेंट डेट। यानी सर कहना क्या चाह रहे कि ये लेटर के थ्रू हम पेमेंट नहीं कर रहे? नहीं, पेमेंट कुछ ही दिन में करेंगे, बताने के लिए सब हम कर रहे हैं कि बधाई हो, आपको कंपनी इंटीरियम डिविडेंड दे रही है। समझा क्या? और मजे की बात क्या है, अब सुनो, बीच की डेट रखना, जून जुलाई अगस्त के। पूछो क्यों? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो साल के बीच में होता है। ओके, आखिरी में मत रखना, यानी आप रखोगे मार्च के एंडिंग महीने में, नहीं चलता। पूछो क्यों? तब तो फाइनल डिविडेंड की डेट आती ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस बीच में रखो ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ मेल मिलाप खाना चाहिए पिक्चर में, बस वो देखना। तो यहाँ पे 3 डेट है, कौन कौन सी बताओ? सीक्वेंस से चाहिए, पहले चाहिए बोर्ड मीटिंग, दूसरा फिर चाहिए यहाँ पे लेटर डेट, और फिर तीसरा पेमेंट की डेट। जैसे अभी आप लेटर में शो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वही किया है मैंने। यहाँ पे पहले मैंने 27 जुलाई को हमने बोर्ड मीटिंग रखी है, और बोर्ड मीटिंग में क्या तय हुआ? इंटरिम डिविडेंड दे रहे। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 तारीख को हम लेटर भेज रहे हैं बताने के लिए कि हम आपको इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हैं, आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। और पैसे कब तक आएंगे? लास्ट डेट यहाँ पे दिया है 6 अगस्त तक, 6 अगस्त तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बताओ डेट ऑफ सीक्वेंस, समझा? 3 ही डेट है इस लेटर के अंदर, वो लेटर का सीक्वेंस कैसे लगता है समझा आपको? यानी पीडीएफ जो आपको आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे आपकी एक्यूरेसी चांसेस ज्यादा होगी। क्या कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? पक्का? डन? कोई डाउट नहीं है? बढ़ूं आगे? ओके, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो बच्चा लोग, आवाज क्यों कर रहे यार? हाँ, अब इस लेटर के अंदर तुमको मैटर का डालना है। सबसे पहला मैटर सुनो, तुमको इन्फॉर्मेशन है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, कितना % डिविडेंड दे रहे हो इंटरिम डिविडेंड, 10%, 20%, 15%, जितना भी दो, मैं मना नहीं करता। मुझे क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर डिविडेंड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यही अगर कोऑपरेटिव होता तो रेस्ट्रिक्शन है, तो कितना भी चलेगा, लेकिन पिक्चर में अमाउंट बन चाहिए। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड गिवन टू द शेयरहोल्डर। अब जितना भी आप अमाउंट दे रहे हो, सुनो, जितना भी आपने रेट ऑफ डिविडेंड दिया, अगर उसका आपने नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू आपने लिखा हुआ है तो वो अमाउंट वहां पे बननी चाहिए। अब सर ये मुद्दा तो आप जो बोले समझा ही नहीं कुछ भी, नहीं समझा ना? देखो, अगर आप यहां पे लिख रहे हो कि आपके पास 100 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, तो कंपनी के पास उसकी कैपिटल अमाउंट कितनी? 1000 रुपए। कितनी बोलो मेरे प्यारे बच्चों? 1000 रुपए। कितनी आएंगी बच्चे लोग? मानते हो कि नहीं? अब 1000 रुपए जो ये अमाउंट आ गई शेयर कैपिटल, अब आप बोल रहे हो 15% डिविडेंड रेट दे रहे हैं हम आपको, तो 15% डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट में से, लेकिन डिक्लेयर होता कैलकुलेट होता है पेड अप कैपिटल से। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पेड अप, तो 1000 रुपए का 15% कितना होता है? 150। तो 150 रुपए का आंकड़ा निकलना चाहिए। तुम लिख रहे हो 1000 रुपए पेड अप कैपिटल तुम्हारा, 15% डिविडेंड दे रहे हो, आंकड़ा मन से 250 रुपए, कट, पिक्चर नहीं बनी। जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये दिख रहा होगा, बताने की कोशिश ही कर रहा था आपको। तो अमाउंट जो दे रहे हो वो यार तो मन से लिखो, और मन से अगर नहीं लिख रहे हो तो आप पेड अप कैपिटल डाल दो उसके अंदर, और फिर उससे मेल मिलाप खा लो। अगर आपने ये अमाउंट इंफॉर्मेशन मिसिंग की हुई है तो आप भले मन से अमाउंट डालो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कितना अमाउंट लेंगे आप फिर तो नहीं पता चलेगा। किसको ये लाइन नहीं समझी हाथ बोलो। देख, अब मैं बोल रहा हूं कंपनी 15% डिविडेंड देगी, और मैंने यहां पे नंबर ऑफ शेयर या फेस लिखी नहीं, तो तू लिख 250 रुपए देंगी, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिस पे निकालते हैं पेड अप कैपिटल वो तो मिसिंग है,
तो पेपर वाला समझ जाएगा ठीक है, जितना भी होगा उसका पेड 250 रुपये उसकी अमाउंट आई होगी, खत्म। यानी फिर तुमको दिमाग मारी करनी नहीं है। लेकिन अगर तुमने फेज 2 लिखा और नंबर ऑफ शेयर लिखा है तो उससे मेल मिलाप खिला देना रेट ऑफ डिविडेंड का। समझा? क्लियर? आप समझा कमलाकर? अब यहाँ पे दिया है टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर दैट डिविडेंड हैज बीन पेड टू हिम। भाई बता रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन के अंदर डिविडेंड पेड हो जाएगा। और इसके अंदर हम बता रहे हैं सबसे मेन बात कि जो आपको इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है शेयर होल्डरों, कंपनी का सेक्रेटरी इस लेटर के थ्रू बता रहा है किसको? शेयर होल्डर्स को। वो सब प्रोविजंस फुलफिल करके ही दिए जा रहे हैं, यानी बाद में तुमसे वापस लेने वाला नौबत आएगा नहीं। कंपनी एक्ट की सारी प्रोविजन या आर्टिकल की सारी प्रोविजन फुलफिल करने के बाद ही हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो अमाउंट आएगा ये आपके लिए टैक्स फ्री है। पूछो क्यों? अरे भाई कंपनी का आपने डिविडेंड निकलते देखा नहीं है क्या? याद करो, नेट प्रॉफिट में से पहले इनकम टैक्स कटता है, इनकम टैक्स कटने के बाद फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, फिर रिजर्व फंड के बाद कुछ डेप्रिसिएशन बाकी होगा तो वो काटते हैं प्रॉफिट में से, फिर डेप्रिसिएशन पास का बाकी होगा तो वो काट देते हैं, फिर काटने के बाद पहले डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर डिविडेंड देते हैं इक्विटी को। तो जो डिविडेंड अमाउंट निकलती है वो टैक्स ऑलरेडी पेड हो जाती है इसके ऊपर। तो डबल एक ही इनकम के ऊपर टैक्स क्यों भरेगा? कंपनी भी यहाँ से भरे तुम्हारे प्रॉफिट के ऊपर, वो शेयर होल्डर से भी तुम टैक्स लोगे, तो एक ही इनकम के ऊपर गवर्नमेंट 2 बार टैक्स देती नहीं है। तो दैट्स वाई वो तुमको बताना होगा कि यहाँ पे जो टैक्स है वो आपका टैक्स फ्री डिविडेंड है।